हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन रिचुअल्स में। तो बेसिकली हम यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। उसकी पिछली वीडियोस में आपने हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पर हम हिंदी साहित्य का आदिकाल, जैसे काल विभाजन किए थे तो उसमें जो हमने आदिकाल के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर काल विभाजन किया है हमने अभी, जैसे आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो हम काल विभाजन आदिकाल के बारे में हम पढ़ने चाह रहे हैं अध्याय 2 में। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, नामकरण और सीमा। नामकरण, हिंदी साहित्य के इतिहास के विवादास्पद प्रसंगों में एक हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रसंग भी रहा है। मतलब कि जो हिंदी काल का आदिकाल है वो विवादास्पद है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अनेक विद्वानों ने इस संबंध में अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। हिंदी साहित्य के विधिवत इतिहास लेखन से पूर्व भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता आदि कतिपय कविवत संग्रह 2 लिखे गए, जिनमें काल विभाजन और नामकरण की खोज की कोई दृष्टि नहीं है। मतलब कि उन्होंने जो 84 वैष्णव और जो 200 वैष्णव जो ये रचनाएं की है भक्तमाल ने, तो उसमें कोई काल विभाजन के द्वारा नहीं करी गई हैं। कुछ विद्वान इसे वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रधानता के कारण इसे वीर गाथा काल कहने के पक्ष में है, जो आदिकाल है। तो आदिकाल क्या है, इसमें रचनाएं कैसी हैं, वीरता भरी है। तो जब वीरता भरी रचनाएं हैं तो कुछ जो क्या है, वीरता भरी रचना होने के कारण इसको क्या कहा है, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे क्या कहा है, वीर गाथा काल का है। लेकिन सिद्धों और नाथों की रचनाएं इसी परिधि में नहीं आ सकती। वीर गाथा काल न कहकर कुछ ने इसे आदिकाल कहा है, तो किसी इसे बीज वपन काल कहा है। अब बात करते हैं वीर गाथा काल किसने कहा है। आज याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक युग के साहित्य को 2 कोटियों, एक तो अपभ्रंश और एक देश भाषा में बांटा है। जो प्रारंभिक युग का जो साहित्य है उसको जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को पुस्तक को लिखा है, उन्होंने इसको 2 कोटियों में बांटा है। एक तो अपभ्रंश और दूसरा देश भाषा के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद में क्या है, उनके मत में सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन ही स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। तो इन्होंने जो सिद्धों की और योगियों की जो रचनाएं हैं उनको क्या बोला है कि ये एक संप्रदाय विशेष का महत्व रखती हैं, इसलिए ये साहित्य में इनको कोई स्थान उन्होंने नहीं दिया है। वे सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक का मतलब किसी एक विशेष संप्रदाय से। ठीक है। जैसे शुद्ध, वे कुछ फुटकर रचनाएं हैं जिन्हें कोई विशेष प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती। उनके मत में तत्कालीन साहित्य रचनाओं में केवल खुसरो की पहेलियाँ, पहेलियाँ किसकी हैं, अमीर खुसरो की, है ना। विद्यापति की पदावली, विशलदेव रासो को छोड़कर सभी रचनाएं
वीरगाथात्मक है। इस युग में राज्याश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजा की वीरता का यशोगान तथा उन्हें युद्धों के लिए उकसाने का काम करते थे, इसलिए उन रचनाओं को राजकीय पुस्तकालयों में रखा जाता था। लेकिन बाद में साहित्य संबंधी जो खोज की गई उसके अनुसार शुक्ल ने जिन रचनाओं के आधार पर इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा है, उनमें से अधिकतर बाद की रचनाएं हैं और कुछ सूत्र नाम मात्र है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने वीरगाथा काल बोल दिया, लेकिन जो काल विभाजन के समय जो काल टाइम दिया गया है, इस जिन रचनाओं को इसमें इंक्लूड किया गया है वो तो बाद की रचनाएं मिली हैं और कुछ सूत्र मात्र हैं, सूचना मात्र है। शुक्ल ने जिस 12 रचनाओं के आधार पर विवेच्य काल का नामकरण वीरगाथा काल किया है वह है विजयपाल रासो, नल्ह सिंह की, हमीर रासो, सांगधर की, कीर्ति लता विद्यापति की, कीर्ति पताका विद्यापति, खुमार रासो, दलपति विजय, विशलदेव रासो, नरपति नालय, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, जयचंद्र प्रकाश भट्टकेदार, जय मंथक जस, चंद्रिका मधुकर, परमाल रासो जगनिक ने लिखी है और खुसरो की पयालिया, विद्यापति की पदावली। इन रचनाओं में से अधिकतर रचनाएं अप्रमाणिक एवं सूचना मात्र है। खुमान रासो को शुक्ल ने पुराना माना था, जबकि मोतीलाल में नारीमा ने इसका रचना काल 1730-1700 के बीच का माना है। इसी प्रकार से विशलदेव रासो को भी संदेहास्पद है। शुक्ल ने भी इस ग्रंथ को कोई महत्व नहीं दिया। पृथ्वीराज रासो भी अप्रमाणिक है। जगनिक काव्य प्रचलित गीतों के रूप में है, अतः इसमें भी सूचना मात्र ही है, समझना चाहिए। हमीर रासो भट्ट के द्वारा कृत जयचंद्र प्रकाश आदि रचनाएं भी सूचना मात्र है। कहने का तात्पर्य है कि जिन ग्रंथों के आधार पर वीरगाथा काल रखा गया वे या तो सूचना मात्र हैं या बाद में लिखे हुए हैं। दूसरे, शुक्ल ने धार्मिक साहित्य को उपदेश प्रधान मानकर साहित्य की कोटि से नहीं रखा है। मतलब कि धार्मिक साहित्य कौन से हैं भैया, नाथ वाला, सिद्धों वाला, तो इन्हें एक संप्रदाय से रिलेटेड बोल दिया, उनको साहित्य में स्थान नहीं दिया। किंतु जिन धार्मिक साहित्य में प्रेरक शक्ति हो, जो रचनाएं मानव मन को आंदोलित करने में समर्थ हो, उनका साहित्य महत्व नकारा नहीं जा सकता। इस दृष्टि से अपभ्रंश की कई रचनाएं जो धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं, निसंदेह उत्तम काव्य हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत में धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश को काव्यत्व के लिए बाधक नहीं समझना चाहिए। धार्मिक होने से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। अगर कोई भी रचना क्या है, धार्मिक है, ठीक है, जैसे सिद्धों और नाथों की रचनाएं हैं, सांप्रदायिक है, धार्मिक है, किसी संप्रदाय से रिलेटेड है, तो भी उन्हें क्या है, हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इस बेस पे अगर वो रचनाएं कैसी हैं, मानव मन को आंदोलित करने वाली हैं, ठीक है, प्रेरणा देने वाली हैं, तो धार्मिक होने से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यदि ऐसा मानकर चला जाए तो तुलसी का मानस, जायसी का पद्मावत भी साहित्य की पृष्ठ में नहीं आ सकेंगे। भविष्यतः कहा धार्मिक कथा है, लेकिन इस जैसा सुंदर काव्य इस युग में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। संक्षेप में कहा जाएगा कि सभी धार्मिक पुस्तकों को साहित्य के इतिहास में से नहीं हटाया जा सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तत्कालीन उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही नामकरण किया। नवीनतम खोजों में जो ग्रंथ उपलब्ध हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी नामकरण निर्धारित करते समय ध्यान में रखना होगा। मोतीलाल
मैनारिया का मत रहा है। जिन रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल नाम रखा गया वे किसी विशेष प्रवृत्ति को स्पष्ट नहीं करते, बल्कि चारण, भाट आदि वर्ग विशेष की मनोवती को ही स्पष्ट करते हैं। इसलिए इन रचनाओं के आधार पर किसी काल का नाम वीर गाथा काल रखा जाए तो राजस्थान में आज भी वीर गाथा काल ही है, क्योंकि ये लोग आज भी उत्साह से काम कर रहे हैं। किसने कहा है ये? मोती लाल मनोरिया। अब बात करते हैं अपभ्रंश काल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। तो याद रखना पड़ेगा, वीरगाथा काल किसने कहा है? उसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और अपभ्रंश किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेर से याद करना, और धीरेन्द्र वर्मा ने। आदिकाल के साहित्य में अपभ्रंश भाषा की प्रधानता स्वीकारते हुए उन्हें इस काल को अपभ्रंश काल कहना अधिक समीचीन समझा है। भाषा के आधार पर साहित्य के इतिहास में काल का विभाजन उपयुक्त प्रस्तुत नहीं होता। भाई भाषा तो हिंदी है, हिंदी का कर रहे हैं, अब इसका काल, अपभ्रंश का काल, तो इस तरीके से सही नहीं है। साहित्य के काल का नामकरण उस काल की साहित्य प्रवृत्तियों अथवा प्रतिपाद विषय के आधार पर उचित समझा जाता है। अपभ्रंश काल यह नाम भ्रामक विसिद्ध होता है, क्योंकि इसमें श्रोता या पाठक का ध्यान हिंदी साहित्य की ओर न होकर अपभ्रंश साहित्य की ओर आकर्षित होता है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी अपभ्रंश और हिंदी दो अलग अलग भाषा है ना। तो इसलिए अपभ्रंश काल बोलना गलत है, लेकिन गुलेरी जी ने, गुलेरी और धीरेन्द्र जी ने इन्हें बोल दिया। ठीक है, इसलिए पुरानी हिंदी को अपभ्रंश कहना भी उचित नहीं है। अब बात करते हैं संधि काल और चारण काल। डॉक्टर रामपर कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल को संधि काल और चारण काल इन दो नामों से अभिहित किया है। तो आपको पता है अब तक हमने कौन सा नाम देख लिया है, रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा ताकि आपको याद रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या है? गुलेरी जी ने और धीरेन्द्र जी ने इसको अपभ्रंश काल कहा है। ठीक है, और डॉक्टर राम कुमार ने इसे संधि काल कहा है, संधि काल। और चारण काल भी इन्होंने ही कहा है, चारण काल। ठीक है, ये प्रश्न बनेंगे इसलिए तुम्हें आने चाहिए। ठीक है, चारण काल राम कुमार ने और संधि काल भी राम कुमार ने कहा। ठीक है, उनकी सम्मति में हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है, किंतु अपभ्रंश से एक पथिक भाषा के रूप में विकसित होने से पूर्व हिंदी भाषा एक ऐसी स्थिति में रही है जिसमें वह अपभ्रंश के प्रभावों से सर्वोत्तम मुक्त न हो सकी हो। अपभ्रंश भाषा के अंत और हिंदी भाषा के आरंभ की इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए डॉक्टर वर्मा ने संधि काल की कल्पना की है। इन्होंने क्या कहा? उन्हें पता है कि इस हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तो क्या है, अब जिसमें अपभ्रंश के प्रभावों से हिंदी क्या है, सर्वथा मुक्त नहीं हुई है ना।
गुप्त नहीं हुआ। तो इसमें क्या है, हिंदी की और अपभ्रंश की संधि हो गई है, इसलिए इस काल को क्या कहा है, राजकुमार जी ने संधि काल कहा है। सॉरी, राम कुमार जी ने संधि काल कहा है। ठीक है, हिंदी साहित्य के उस काल को आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, वहीं डॉक्टर वर्मा उसे चारण काल कहना उपयुक्त समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, ये आदिकाल के नाम हैं, किसने क्या दिया है ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्या है, सिद्ध सामंत काल, विषय वस्तु की दृष्टि से तथा महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इस युग के लिए सिद्ध सामंत युग नाम प्रेषित किया है। तो आपको पता है इसमें क्या है, सिद्ध सामंत काल बोला है, किसने बोला है, महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। तो आप शॉर्ट नेम याद कर सकते हो, जैसे राहुल ने, तो राहुल ने क्या बोला है, राहुल ने सिद्ध सामंत काल। प्रस्तुत नामकरण बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। जो प्रस्तुत नामकरण है बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। प्रस्तुत जो नामकरण है बहुत दूर तक साहित्यिक प्रवृत्ति को, मतलब उस वहाँ कैसा साहित्य लिखा गया। इस काल के साहित्य में सिद्धों द्वारा लिखी गया धार्मिक साहित्य की प्रधानता है। सामंत काल में सामंत शब्द से उस समय की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। अधिकांश चारण जाति के कवियों की राजस्तुतिपरक रचनाओं से प्रेरणा स्रोत का भी पता चलता है, लेकिन इन सिद्ध सामंत युग में सभी धार्मिक और सांप्रदायिक और लौकिक रचनाएं नहीं आती। तो याद रखना, जो सिद्ध सामंत काल में ऐसा नहीं है कि सारी की सारी धार्मिक और लौकिक रचनाएं आ जाए। राहुल सांस्कृत्यायन, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी को एक ही मानते हैं। साथ ही इस युग की रचनाओं को मराठी, उड़ीसा, बंगला आदि भाषाओं की सम्मिलित निधि स्वीकार करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है सिद्ध सामंत युग नाम भी साहित्य के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? सिद्ध सामंत युग में काल में क्या है, सारी सांप्रदायिक और सारी धार्मिक रचनाओं को नहीं ले सकते, और उस टाइम उड़ीसा लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, बंगला लैंग्वेज में भाषा में भी रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसलिए हम केवल सिद्ध सामंत काल नहीं ले सकते। उसके बाद बात करते हैं बीज वपन काल, ये याद रखना है। ठीक है, जैसे वीरगाथा काल याद रखना है ना, शुक्ल जी ने लिखा है, बोला है। ऐसे ही बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। ठीक है, ये याद रखना। आचार्य महावीर प्रसाद ने इसे बीज वपन काल कहा है। तत्कालीन साहित्य को देखकर यह नाम भी संयुक्त प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि उसमें पूर्ववर्ती सभी काव्य रूढ़ियों तथा परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। उसके साथ कुछ नवीन प्रयोगों का जन्म हुआ है। आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम आदिकाल सुझाया है। ठीक है, तो आदिकाल किसने सुझाया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की
सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम भावापन परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूप से अछूते साहित्य का काल है। यह बात ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी रूढ़ग्रस्त सजग सचेत कवियों का काल है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण का विषय अत्यंत उलझा हुआ है। जब तक हिंदी की पूर्ण सीमा निर्धारित नहीं की जाती तब तक उपलब्ध साहित्य की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के प्रश्न का समाधान नहीं हो पाता। तब तक किसी निश्चय पर पहुंचना सहज नहीं है। अंत में कहा जा सकता है कि किसी निश्चित मत के अभाव में प्रस्तुत काल का नाम आदिकाल ही अधिक संगत प्रतीत होता है। यह नाम सर्वाधिक प्रचलित है। तो क्या नाम है, इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, आदिकाल। बाकी सबने क्या किया है, अपने अपने हिसाब से काल आदिकाल को बोला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल बोला है और गुलेरी जी और धीरेन्द्र जी ने क्या बोला है, अपभ्रंश बोला है। उसके बाद डॉक्टर राम कुमार ने, ये रामचंद्र जी हैं, ये राम कुमार जी हैं, संधि काल और चारण काल बोला है। उसके बाद राहुल जी ने सिद्ध सामंत काल बोला है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल बोला है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल किया है। आदिकाल सीमांकन, अब इसकी सीमा कब से कब है। प्रस्तुत काल के साहित्य की पूर्व व पर सीमा को निर्धारित करने का विचार भी कुछ कम विवादास्पद नहीं है। आचार्य शुक्ल ने इस काल का आरंभ 1050 से 1375 संवत रखा है। राहुल जी ने 8वीं सदी की अपभ्रंशों को पुरानी हिंदी कहकर अपने सिद्ध सामंत युग का आरंभ इसी काल से मान लिया है, 8वीं से। इस काल की अपर सीमा 13वीं शताब्दी मानी है। गिरियसर ने आदिकाल की अंतिम सीमा 14वीं शताब्दी मानी है। मिश्र बंधुओं ने 1389 का वर्ष स्वीकार किया है अंतिम सीमा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल इसे 1343 ईस्वी तक ले गए हैं। अधिकांश इतिहासकार शुक्ल जी से सहमत हैं। तो जब शुक्ल जी से सहमत हैं तो शुक्ल जी का नाम तो नहीं चला, ठीक है, नाम तो नहीं चला, वीरगाथा काल, आदिकाल चला। आदिकाल किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, याद रखना, महावीर नहीं हजारी। महावीर का क्या है, बीज वपन काल, ठीक है। इनका संवत चल गया, ठीक है, याद रखा, सन नहीं है, संवत है, ठीक है। सन भी लिखा हुआ है 943 से 1318। यह शुक्ल ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा है, पर विद्यापति का रचना का काल 1375 से 1418 ईस्वी के मध्य है। इस दृष्टि से आदिकाल का अंतिम काल 1418 निर्धारित की जा सकती है, किंतु इसमें भी नहीं है। भक्ति काल में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही हो चुकी थी। अतः विद्यापति को भक्ति काल में रखकर 14वीं शताब्दी के मध्यकाल को आदिकाल की अंतिम सीमा मानना ही समुचित होगा। दूसरे शब्दों में शुक्ल द्वारा निर्धारित 1318 ईस्वी के बाद भी 3 दशाब्द तक आदिकाल साहित्य सामान्य प्रसार माना जा सकता है। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास के सीमांकन को निम्न भागों में बांट सकते हैं। आदिकाल, इसलिए हमने क्या करा है, आदिकाल को 1000 से, क्योंकि यहाँ देखो ना 900 ईस्वी से, और क्योंकि उसके बाद भी रचनाएं हुई हैं तो इसलिए 1400 ईस्वी तक माना है, ठीक है। अब बात करते हैं मध्यकाल सन 1400 से 1850 ईस्वी। मध्यकाल में 2 आ जाएंगे, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल में रीतिकाल। 1400 से 1650 ईस्वी, 1650 से 1800 ईस्वी, याद रखने की बात है। आधुनिक काल 1850 से अब तक। हिंदी गद्य आरंभ 1850 से 1857। देखो सिंपल सा है, आप शुरुआत करोगे 1000 से,
फिर पहुंच जाओगे 1400, 1000 से 1400 आदिकाल। फिर आप बात पहुंच जाओगे मध्यकाल में। मध्यकाल हो जाएगा 1400 से 1850, लेकिन इसके दो टुकड़े हो गए, 1650 और यहाँ 1650 से ये 1650 तक भक्ति काल, और ये आगे रीति काल। आधुनिक काल क्या हो गया, 1850 से आधुनिक काल। हिंदी गद्य, हिंदी गद्य ये क्या है, 1850 से 1857 ईस्वी, 7 साल। ठीक है। उसके बाद भारत तेंदु काल, पुनर्जागरण काल, 1857 से 1900 तक। तो ये देखना, देखो हिंदी गद्य का कितना आधुनिक काल में कितना कम समय रहा है, सिर्फ 7 वर्ष। उसके बाद भारतेंदु युग क्या रहा है, लगभग 33 वर्ष। उसके बाद द्विवेदी काल जागरण कब का रहा है, 1900 से लगभग 18 वर्ष, देखो बहुत छोटे छोटे में। उसके बाद छायावाद कब काल रहा है, ये भी 18 वर्ष, 7, 33, 18, 18। छायावादोत्तर काल 1936 से अब तक। प्रगतिवाद सन 1936 से 1942। प्रयोगवाद नई कविता 1942 से 1953। नवलेखन काल 1953 से 1900। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ज्ञानप्रद होगी, और इसी से एमसीक्यूज बनेंगे और हम एमसीक्यू बना के उनका रिवीजन भी करेंगे, और आगे ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। कल हम पढ़ेंगे आदिकाल परिवेश। धन्यवाद।